नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। मेरे प्यारे बच्चों, आपका परीक्षा का समय बहुत नज़दीक आता जा रहा है। मैं समझती हूँ आपके दिल और दिमाग में तनाव भी बढ़ रहा है, पर मेरे बच्चों तनाव मत रखो, टेंशन बिल्कुल नहीं रखना है। जब टेंशन रखोगे तो भूल जाओगे, इसलिए पहला काम करो, टेंशन मत रखो। सब उस परमपिता परमेश्वर पर छोड़ दो कि हे परमात्मा, आज तक मैंने आपका ध्यान रखा है, आगे भी आप मेरा ही ध्यान रखो और मेरा बेड़ा पार करो। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं वसा से संबंधित कुछ प्रश्नों को बता रही हूँ, जिसको आप ध्यान से सुनो। और अगर आपने इन प्रश्नों को सही तरीके से कर लिया तो आप निश्चित तौर पर कंपटीशन क्वालिफाई कर जाओगे और वसा से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसका उत्तर आप दे पाओगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन फैट पर करते हैं। तो आप ध्यान से प्रश्न को सुनो। पहला प्रश्न है, वसा है ऑप्शन सुनो। एक, कार्बनिक यौगिक, ग्लिसरीन एवं वसीय अम्लों का मिश्रण। तीसरा है एक अकार्बनिक यौगिक। चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ी बेसिक पढ़ी है तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दे दोगे। वसा है एक कार्बनिक यौगिक, ग्लिसरीन एवं वसीय अम्लों का मिश्रण, एक अकार्बनिक यौगिक, और चौथा है केवल एक और दो। ऑप्शन में चौथा ऑप्शन है केवल एक और दो। कौन सा ऑप्शन? एक कार्बनिक यौगिक वाला, एक ग्लिसरीन एवं वसीय अम्लों का मिश्रण। आंसर साथ के साथ बता दूं कि बाद में? पहले दिमाग आपका ताला खोलो, दिमाग पर जोर लगाओ, तब मैं फिर आंसर लास्ट में आपको बता देती हूँ। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। वसा एवं तेल में मुख्य अंतर है। वसा एवं तेल में मुख्य अंतर है। क्या अंतर है? पहला, वसा एक कार्बनिक यौगिक है। दूसरा, वसा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर ठोस रहता है, जबकि तेल उसी तापक्रम पर द्रव रहता है। तीसरा ऑप्शन, वसा में संतृप्त वसा रहता है, जबकि तेल में असंतृप्त वसा रहता है। और चौथा ऑप्शन, केवल 2 और 3। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। लिपिड होते हैं। पहला, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के ईस्टर। दूसरा, ग्लिसरीन और वसीय अम्लों के मिश्रण। तीसरा, अकार्बनिक यौगिक। चौथा, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही है? आप ध्यान से प्रश्न को सुनोगे, उसका आंसर दोगे। फिर से चलें। लिपिड होते हैं, पहला वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के ईस्टर। दूसरा, ग्लिसरीन एवं वसीय अम्लों के मिश्रण। और तीसरा, अकार्बनिक यौगिक। और चौथा, उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर चौथा। पाचन क्रिया के उपरांत वसा टूटता है और बनाता है। क्या बनाता है? ऑप्शन सुनो। पहला ऑप्शन, एक अणु ग्लिसरॉल और 2 अणु वसीय अम्ल का। दूसरा ऑप्शन, 2 अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु वसीय अम्ल का। तीसरा सुनो, एक अणु ग्लिसरॉल और 1 अणु वसीय अम्ल का। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया? वापस दोहराती हूँ। पाचन क्रिया के उपरांत वसा टूटता है और बनाता है 1 अणु ग्लिसरॉल और 2 अणु वसीय अम्ल, 1 अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु वसीय अम्ल। तीसरा है 1 अणु ग्लिसरॉल और 1 अणु वसीय अम्ल। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 5वां, वसा किनमें घुलनशील नहीं है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप यही गड़बड़ कर जाते हो। इतना सिंपल क्वेश्चन रहता है कि आपके दिमाग से बात निकल जाती है और आप आंसर से गलत कर देते हो। चलिए, वसा किनमें घुलनशील नहीं होते हैं, नहीं पूछ रहे हैं। बेंजीन में, क्लोरोफॉर्म में, दूसरा ऑप्शन, तीसरा जल में, चौथा पेट्रोलियम में। किनमें वसा घुलनशील नहीं है, सब जानते हो आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 6, ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल है एक प्रकार का अल्कोहल, एक प्रकार का अल्डिहाइड, एक प्रकार का कीटोन, या इनमें से कोई नहीं। फिर से प्रश्न सुनो, ग्लिसरॉल है एक प्रकार का अल्कोहल, एक प्रकार का अल्डिहाइड, एक प्रकार का कीटोन, या इनमें से कोई नहीं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन सुनो, ब्यूटायरिक अम्ल है संतृप्त वसीय अम्ल, या पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल, या मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको पता करना है। फिर से प्रश्न पूछूं, ब्यूटायरिक अम्ल है संतृप्त वसीय अम्ल, पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल, या मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। समझ गए? फिर से प्रश्न सुनो, ब्यूटायरिक अम्ल है पॉली असंतृप्त, अनसैचुरेटेड पूछ रही हूं मैं। पहला है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड, पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल, तीसरा है मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर कौन सा है बेटा, जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 8वां, मक्खन में एक विशेष प्रकार की खुशबू पाई जाती है। मक्खन में एक विशेष प्रकार की खुशबू पाई जाती है, और वह खुशबू किसके कारण है, इसका आंसर आपको देना है। पहला ब्यूटायरिक अम्ल के कारण, दूसरा ओलिक अम्ल के कारण, तीसरा पाल्मिटोलिक अम्ल के कारण, और चौथा लिनोलिक अम्ल के कारण। किसके कारण मक्खन में एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप 9 में, मक्खन में उपस्थित होता है। ये क्वेश्चन 8 से 9वां रिलेटेड है, तो जो 8वां क्वेश्चन होगा वो 9वां में भी होगा। ठीक है, देखो, मक्खन में उपस्थित होता है कौन सा, ओलिक अम्ल, एलियोस्टीरिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल, या पामीटिक अम्ल। क्या होता है, ये आपको आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, लिनोलिक अम्ल है। लिनोलिक अम्ल है पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल, या मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल, या संतृप्त वसीय अम्ल, या उपरोक्त में से, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। लिनोलिक अम्ल है पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल, मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल दूसरा, तीसरा संतृप्त वसीय अम्ल, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर आपको ढूंढना है। मीडियम आंसर है, क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है, जो एवरेज क्वेश्चन आता है उस टाइप का है। अब क्वेश्चन नंबर 11, नारियल तेल में पाया जाता है। नारियल तेल में पाया जाता है लिनोलिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल, या तीसरा कैप्रिलिक अम्ल, और चौथा इलियोस्टीरिक अम्ल। क्या पाया जाता है ये बताना है आपको। नारियल तेल में क्या पाया जाता है ये बताना है आपको। कौन सा अम्ल होता है, पहला लिनोलिक अम्ल, दूसरा ब्यूटायरिक अम्ल, तीसरा कैप्रिलिक अम्ल, और चौथा इलियोस्टीरिक अम्ल। और क्वेश्चन नंबर 12वां, क्वेश्चन नंबर 12वां, आवश्यक वसीय अम्ल हैं। कौन सा है, आवश्यक वसीय अम्ल हैं लिनोलिक वसीय अम्ल,
लिनोलेनिक वसीय अम्ल, एराकिडोनिक वसीय अम्ल या उपरोक्त सभी आवश्यक वसीय अम्ल हैं। क्वेश्चन क्या है? आवश्यक वसीय अम्ल हैं लिनोलिक वसीय अम्ल, लिनोलेनिक वसीय अम्ल, तीसरा एराकिडोनिक वसीय अम्ल और चौथा उपरोक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए, पोषण की दृष्टि से नितांत आवश्यक है, पोषण की दृष्टि से नितांत आवश्यक है कौन सा अम्ल है? इसका जवाब देना है। पहला पामीटिक अम्ल, दूसरा ब्यूटारिक अम्ल, तीसरा लिनोलिक अम्ल, चौथा ओलिक अम्ल। कौन सा पोषण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? और क्वेश्चन नंबर अब ले लो 14वां। क्वेश्चन नंबर 14वां है एन डेकोनोइक कहलाता है, एन डेकोनोइक कहलाता है। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, 3 प्रकार क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, सबसे इजी, फिर एवरेज, फिर हार्ड। तो ये हार्ड क्वेश्चन में आता है। एन डेकोनोइक कहलाता है पहला कैप्रिलिक अम्ल, दूसरा अस्टियरिक अम्ल, तीसरा लिनोलिक अम्ल और चौथा एराकिडोनिक अम्ल। एन डेकोनोइक कहलाता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15वां, लास्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा हार्ड में आता है ना? क्वेश्चन हार्ड है थोड़ा, पढ़ोगे डेप्थ में तो समझ में आ जाएगा, सुपरफिशियल पढ़ोगे तो इसका आंसर नहीं दे पाओगे। चलिए फिर देखते हैं। एन हेक्साडेकेनोइक कहलाता है, एन हेक्साडेकेनोइक कहलाता है पहला अस्टियरिक अम्ल, दूसरा पामीटिक अम्ल, तीसरा ब्यूटारिक अम्ल और चौथा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, मैं समझती हूँ, है ना? सारे क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, आपने फैट पढ़ा होगा। चलो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बोर्ड पर एक बार आपको फैट भी पढ़ा दूँगी, ठीक है? पर आप क्वेश्चन आपके पास उतना समय नहीं है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद हो। और हमें कमेंट में भी कुछ लोग लिखते हैं कि मैडम आप समय उनका बर्बाद करती हैं, इनको क्वेश्चंस दिया करें तो शायद कुछ बच्चों का भला हो। कोई बात नहीं, मैं आप सबकी सुझावों को तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आपके सुझाव को मानती हूँ। जिसमें आप लोगों को अच्छा लगे, जिसमें आप लोगों का भला हो, मैं वही काम करूँगी। और मेरा उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक छात्राओं को मेरे क्वेश्चन से, मेरे पढ़ाने से लाभ मिले, तभी मेरा जीवन का सार्थकता हो पाएगा। तो चलिए अब हम आंसर बताते हैं। वसा है, आंसर कर दिया होगा आपने, बहुत इजी क्वेश्चन था। एक कार्बनिक यौगिक, क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, इसी प्रकार से वसा में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। इसी प्रकार तभी देखते हो ना कि आप तेल जलाते हो तो पूरा जल जाता है, मक्खन जलाते हो पूरा मक्खन जल जाता है, और आपके घी जलाते हो पूरा घी जल जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मिनरल्स नहीं है, यह केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही मिश्रण है, ठीक है? लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, उनकी रचना और अनुपात में भिन्नता होती। तो पहले प्रश्न का आंसर आपको सब मालूम हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। वसा और तेल में मुख्य अंतर होता है। वसा और तेल में मुख्य अंतर क्या है? क्या है? वसा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर ठोस रहता है, जबकि तेल इसी तापक्रम पर द्रव रहता है। एक ही तेल है नारियल का तेल, जो आप देखोगे जम जाता है सर्दियों के मौसम में, लेकिन 20 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही आएगा वो नारियल का तेल भी पिघल जाता है और तेल बन जाता है। इससे ज़्यादा तापक्रम रहता है तो घी की तरह जम जाता है। आप देखते हो ना मक्खन और ये क्या आपके नारियल का तेल। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा।
हमने प्रश्न पूछा था लिपिड होते हैं। लिपिड क्या होते हैं? एवरेज क्वेश्चन है। लिपिड है वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के एस्टर। वसीय अम्ल क्या है? लिपिड होते हैं वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के एस्टर, जबकि वसा होते हैं ग्लिसरीन और वसीय अम्ल के मिश्रण। समझ गए? आगे समझ बात। लिपिड होते हैं वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के एस्टर, जबकि इसका आंसर पहला वाला है, करेक्ट आंसर है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के एस्टर। अगर आपने मिश्रण लिखा ग्लिसरीन और वसीय अम्ल के मिश्रण तो ये वसा हो जाएगा और ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। एवरेज क्वेश्चन है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसी को आपके क्या करते हैं ना कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाते हैं वो थोड़ा कन्फ्यूज कर देते हैं कि देखते हैं बच्चों को कितना आता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। पाचन क्रिया के बाद वसा टूटता है और बनाता है 1 अणु ग्लिसरॉल का और 3 अणु वसीय अम्ल का। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो इसको डिटेल्स में पढ़ाई थी। यू कैन गो ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम और आप उसको देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है? 1 अणु ग्लिसरॉल का और 3 अणु वसीय अम्ल का। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5, वसा किन में घुलनशील नहीं होते हैं? बेंजीन में घुलनशील हो जाता है, क्लोरोफॉर्म में घुलनशील है, पेट्रोलियम में घुलनशील है। किस में नहीं घुलता है? जल में। आप देखो 1 बूंद तेल डालो तो तैरता रहेगा, मक्खन डालो तैरता रहेगा पानी के ऊपर, तभी तो आप पानी डाल डाल करके मथते हो, है, मक्खन निकाल लेते हो, ऊपर आ जाता है मक्खन, पानी के ऊपर आ जाता है मक्खन, आ जाता है ना, है ना। हम भी बनाते हैं, घी बनाते हैं तो मक्खन ऊपर आ जाता है, जितना पानी डालते हैं तो सारा मक्खन ऊपर आ जाता है, क्योंकि ये घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, ग्लिसरॉल है एक प्रकार का अल्कोहल। ग्लिसरॉल क्या है? एक प्रकार का अल्कोहल है। याद आ गया? एवरेज क्वेश्चन है, घबराना नहीं। अल्डिहाइड नहीं है, ये एसिड नहीं है, ये कीटोन नहीं है, यह एक प्रकार का अल्कोहल है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने पूछा था ब्यूटारिक अम्ल है संतृप्त वसीय अम्ल। आपने पढ़ा होगा वसीय अम्ल 2 प्रकार के हैं, एक संतृप्त वसीय अम्ल है और दूसरा असंतृप्त वसीय अम्ल है। तो संतृप्त वसीय अम्ल का मतलब क्या होता है कि जो भी कार्बन है सब हाइड्रोजन अणु से जुड़े होते हैं, तो संतृप्त कहलाते हैं। संतृप्त का इसे मोटा मोटी समझो ना कि आपका पेट भर गया है, अब आपको मैं रसगुल्ला भी खिलाना चाहूँ तो आप नहीं खाओगे, कहोगे नहीं मैडम मेरा पेट भर गया है, बिल्कुल मेरी जगह नहीं है। तो इसी प्रकार से संतृप्त वसीय अम्ल में अब उस कार्बन के पास एक भी जगह नहीं है, एक भी बॉन्ड ऐसा नहीं है जिसमें कि वो हाइड्रोजन से या दूसरे चीज़ से जुड़ सके। अभी मैंने क्या बताया कि वसीय अम्ल क्या है, वसा क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और वो ऑक्सीजन है। तो किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से जुड़ेगा और या हाइड्रोजन से जुड़ेगा। और संतृप्त का मतलब होता है पूरा सेचुरेशन होना, अब जगह नहीं बचा। खुद समझो, आप कोई भोज में गए हो खाने के लिए या भरपेट आपने खाना खा लिया, अब मैं आपकी प्रिय से प्रिय मिठाई दे रही हूँ खाने के लिए, प्रिय से प्रिय जूस दे रही हूँ पीने के लिए, तो भी आप कहोगे नहीं मैडम अब बिल्कुल नहीं, अब नहीं चलेगा। अब हम कहेंगे थोड़ा सा आधी जलेबी ले लो, आप कहोगे बिल्कुल नहीं। हम कहेंगे 1 कप चाय पी के चले जाओ, कहोगे बिल्कुल नहीं। आपको जो चीज़ प्रिय है वो चीज़ को भी आप पसंद नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप संतृप्त हो गए हो, सैचुरेटेड हो गए हो, अब जगह नहीं है। इसी प्रकार से संतृप्त वसीय अम्ल में जगह नहीं बचता है, कार्बन का कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है जो कि दूसरे से आकर के जुड़ सके। समझ गए? तो क्या है? ब्यूटारिक अम्ल संतृप्त वसीय अम्ल है। और क्वेश्चन नंबर 8वां, मक्खन में एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है और ये खुशबू होती है किसके कारण? ब्यूटारिक अम्ल के कारण। और मक्खन और घी संतृप्त वसीय अम्ल है, इसीलिए वर्तमान में मैंने आपको आरडीए में पढ़ाया होगा और पहले भी आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि संतृप्त वसीय अम्ल हमारे बॉडी के लिए
उतना लाभदायी नहीं है जितना कि असंतृप्त वसीय अम्ल है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है और धमनियों में जमाता है। इसीलिए कहते हैं अधिक मात्रा में घी और मक्खन नहीं खाना चाहिए। समझ गए? तो मक्खन में एक विशेष प्रकार की जो खुशबू होती है वह ब्यूटारिक अम्ल के कारण होती है। समझ आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 9वां, मक्खन में उपस्थित होता है, क्या होता है? ब्यूटारिक अम्ल। अभी बता दिए थे, उसी क्वेश्चन का है तोड़ा हुआ भाग, तो उसमें कोई खास नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। लिनोलिक अम्ल है पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल, मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल और संतृप्त वसीय अम्ल, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। बेटा इसका आंसर क्या है? पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल। पॉली असंतृप्त वसीय अम्लों में कार्बन अणुओं की तुलना में 2 या 2 से अधिक हाइड्रोजन अणुओं की कमी पाई जाती है। असंतृप्त है ना, कमी पाई जाती है। जैसे मान लो खाने बैठे, मुझे भूख है 4 रोटी की, और आपने रोटी मुझे 1 दे दी, 3 रोटी और खानी बाकी रह गई है ना, 3 रोटी और दोगे। फिर आपने 1 रोटी मुझे और दे दी, फिर भी मुझे 2 रोटी और चाहिए, तब मेरा पेट भरेगा, है ना। तो पॉली असंतृप्त का मतलब होता है मेनी, पॉली मीन्स मेनी, असंतृप्त मतलब उस अभी वो संतृप्त नहीं हुआ है, उसका भी पेट नहीं भरा है। तो जब 4 रोटी मुझे दे दोगे खाने के लिए तब मेरा पेट भरेगा, फिर मैं कहूँगी अब 5वीं रोटी की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा पेट भर गया, अब मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है, तो पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल का मतलब हुआ कि कार्बन अणुओं की तुलना में 2 या 2 से अधिक हाइड्रोजन अणुओं की कमी रहती है। जैसे लिनोलिक अम्ल में उसका फॉर्मूला देखोगे तो C18 H32 और ऑक्सीजन 2 है। इसका मतलब कार्बन की मात्रा कितनी है? कार्बन के अणु है 18, हाइड्रोजन की है 32, तो 4 की कमी हो गई ना। जुड़ता चारों, लेकिन नहीं जुड़ पाया, अनसैचुरेटेड रह गया, है ना। 4 और होते तब तक भरता पूरा, लेकिन नहीं हुआ, कम पड़ गया। 18 दूनी 36 होता है। 18 कार्बन अगर है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए? बोलो, हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 36 होनी चाहिए, तब तो पूरा होता, लेकिन है ही नहीं। कितनी है? 32। तो लिनोलिक अम्ल एक पॉली अनसैचुरेटेड वसीय अम्ल है। ठीक है, और ये पाया जाता है आपके तेलों में। इसीलिए तेल घी की तुलना में हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब नारियल तेल में पाया जाता है। अभी मैंने प्रश्न पूछा था कि नारियल तेल जम जाता है, ये भी तो तेल है। मूंगफली का तेल तो नहीं जमता, सोयाबीन का तेल नहीं जमता, नारियल का तेल ही जमता है। तो नारियल तेल में कौन सा वसीय अम्ल पाया जाता है? आंसर होगा कैप्रिलिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? कैप्रिलिक अम्ल है। और कैप्रिलिक अम्ल मक्खन में भी मिलता है। मक्खन में भी कैप्रिलिक अम्ल मिलता है और तेल में भी मिलता है। समझ गए क्वेश्चन आंसर? अब क्वेश्चन नंबर 12वां देखो। क्वेश्चन नंबर 12वां, आवश्यक वसीय अम्ल हैं। आवश्यक वसीय अम्ल हैं कौन सा? लिनोलिक वसीय अम्ल, लिनोलेनिक वसीय अम्ल, या एरेकिडोनिक वसीय अम्ल, या उपरोक्त सभी। आवश्यक वसीय अम्ल है, कौन सा आंसर होगा? लिनोलिक, लिनोलेनिक या एरेकिडोनिक? आंसर है सभी, क्योंकि आवश्यक मतलब होता है जरूरी है, जो हमें भोजन के माध्यम से लेना आवश्यक होता है। अगर नहीं लोगे तो वसा के कारण, वसा की कमी के कारण होने वाले रोग हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13वां, पोषण की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। पोषण की दृष्टि से नितांत आवश्यक है कौन? पहला पामीटिक अम्ल, दूसरा ब्यूटारिक अम्ल, तीसरा लिनोलिक अम्ल, और चौथा ओलेइक अम्ल। आंसर है लिनोलिक अम्ल। आंसर लिनोलिक अम्ल। लिनोलिक अम्ल क्या करता है? आपकी रक्त वाहिनियों को अर्धपारगमेयी बनाता है, मतलब सेमी परमेएबल। परमेएबल अगर पूरा हो जाए, फुल परमेएबल हो जाएगा तो अंदर की चीज़ें बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। सेमी मतलब आधा, आधा परमेएबल है, फुल परमेएबल नहीं है। रक्त वाहिनियाँ को ये
परमीय अर्ध पारगम्य बनाता है, मतलब आधे ही चीज़ों को आर पार होने देता है, आधे को रोक लेता है। इसी के कारण गर्मी के मौसम में ये पसीनों को पूरा बाहर निकलने से रोकता है। अगर पूरे शरीर से पसीना बाहर निकल जाएगा तो सोचो स्थिति हमारे क्या होगी, हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो गई, जल की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पसीने के माध्यम से कई सारे आवश्यक साल्ट बाहर निकल जाएंगे, हमारी बॉडी में जो नितांत आवश्यक साल्ट होते हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे। तब क्या करोगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हमारी डेथ हो सकती है। तो ये पसीनों को कंट्रोल करता है, रोकता है, ज़्यादा बहने नहीं देता है, जितनी आवश्यकता होती है उतनी बहने देता है। तो लिनोलिक अम्ल है ना, त्वचा संबंधी रोगों में भी को ठीक करने में भी ये काम आता है। त्वचा संबंधी अगर कोई रोग हो जाता है तो उसके भी उपचार में लिनोलिक अम्ल जरूरी होता है। आवश्यकता से अधिक अगर लिनोलिक अम्ल होता है तो यह स्वतः ही एराकिडोनिक अम्ल में बदल जाता है। और इतना ही नहीं, यह लिपिड के संश्लेषण में भी मदद करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा था थोड़ा हार्ड था, है ना। क्वेश्चन नंबर है 14, एन डेकेनोइक कहलाता है। एन डेकेनोइक कहलाता है, किसको कहते हैं, कैप्रिलिक अम्ल को, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 10 होती है। डेकेनोइक मतलब 10, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 6, हेक्सा मीन्स 6, है ना। पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6 और हेप्टा मीन्स 7, ऑक्टा मीन्स 8 और नैनो मीन्स 9 और क्या है, डेका। तो डेका मीन्स 10, मतलब इसमें कार्बन की अणुओं की संख्या 10 होती है। एन डेकेनोइक अम्ल कहलाता है कैप्रिलिक अम्ल। समझ गए बात को। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट क्वेश्चंस जो है, एन हेक्साडेकेनोइक कहलाता है, किसको कहते हैं, एन हेक्साडेकेनोइक एसिड। पहला अस्टियरिक अम्ल, दूसरा पामीटिक अम्ल, तीसरा ब्यूटारिक अम्ल, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन होता है बताओ, पामीटिक अम्ल। पामीटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 डबल हॉल, है ना, और 14 COOH। जबकि कैप्रिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 होल 8, मतलब CH2 की 8 कड़ियाँ जुड़ेंगी। CH3 तो होता है मिथाइल ग्रुप, CH2 की 8 कड़ियाँ जुड़ेंगी और COH। ठीक है, पामीटिक अम्ल का फॉर्मूला है और ये पाया जाता है वनस्पति तेलों में मुख्य रूप से। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जाने की इजाज़त। थैंक यू बेटे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।